जी। तो मिनरल्स जो है हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों में से हमारे एक हैं, जिनको कि हम खनिज या लवण के रूप में हम जानते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो पहले हमने जो पढ़े थे, यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिख रहा है पर ये गलत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आता है। तो हमारे खनिज लवण ये बेसिकली वो तत्व होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं, पर इनकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य रूप में होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो है चयापचय वाली जो प्रणाली में है, उसमें भी इनका जो है बहुत ही योगदान रहता है। और अ, अगर इसको हम देखेंगे, जो हम मानते हैं कि अगर कोई आप पौधा या जब पशु जब उसको हम कब पूरी तरह से जला देते हैं, तो उसकी जो राख बचती है, तो वो भी एक तरह का एलिमेंट ही होता है। तो बहुत सारे तत्व जो उसमें मतलब जो होते हैं, उनसे ही होते हैं। तो बहुत सारे खनिज जो हैं हमारे शरीर में ऐसे ही होते हैं, जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु ये हमें शरीर के कई कार्य करने में जो है मदद करते हैं और हमारे को बीमारियों से भी बचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो 19 प्रकार के ऐसे जो हैं लवण हैं, जो कि अलग-अलग मात्राओं में उनकी भी जो है कुछ कम, कुछ और ही भी अति कम, कुछ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे हमारे शरीर में चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो 4 से 6% हमारे शरीर में इनकी जो है आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो कुछ खनिज लवण कौन-कौन से हैं? जैसे कि हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस जो है, लौह तत्व होते हैं, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, क्लोराइड। तो ये सब जो है हमें हमारे भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और शरीर में कुछ की आवश्यकता थोड़ी-सी अधिक मात्रा में होती है और कुछ की कम मात्रा में होती है। तो आइए इनके बारे में हम एक-एक करके पढ़ते हैं। तो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो हमारे हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। और जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए वो हमारे आयरन है, लौह तत्व होता है, आयोडीन, जिंक और तांबा, कॉपर। तो हम पहले बात करेंगे कैल्शियम की और फास्फोरस की, जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे अ, अधिक मात्रा में इनके हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो है कैल्शियम और फास्फोरस, कितने लगभग 75% जो है ये टोटल मिनरल्स की जितने भी हमारे उसका भाग ये कवर करते हैं। और शरीर में लगभग लगभग जो हमारे कैल्शियम होता है, तो वो कितना है यहाँ पर बताया गया है, 1200 ग्राम। और जो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में। ठीक है ना? और लेकिन सिर्फ हड्डियों में और दांतों में ही नहीं, ये और भी हमारे बहुत ही कोमल अंग जो होते हैं, उनमें भी पाया जाता है, और कुछ द्रव्यों में भी ये हमारे पाया जाता है। और अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं, तो 400 से 700 ग्राम की आवश्यकता होती है। वो भी हमारे कैल्शियम के साथ-साथ पाया जाता है, हड्डियों में, दांतों में भी, और हमारे कुछ जो हमारे द्रव्य हैं और कुछ हमारे जो कोमल अंग होते हैं, उनके अंदर भी इसकी जो है मिलती है। अब कैल्शियम और फास्फोरस जो है, या जो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, उनका कार्य क्या है जो हमें इतनी होते हैं। तो पहला कार्य जो इनका है वो है हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों का विकास, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से हमारे हड्डी दांतों में ही पाए जाते हैं, और कैल्शियम का और इनका अनुपात लगभग कितना रहता है, 2:1। ठीक है, अगर 2 पार्ट हमारे कैल्शियम के होते हैं, तो 1 पार्ट हमें फास्फोरस का चाहिए होता है, और ये मिलके योग बनाते हैं, और इससे हमारे हड्डियों के अंदर जो है मजबूती आती है, स्थिरता आती है, और हमारे जो उनकी सही विकास के लिए, सही वृद्धि के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बाकी कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता कहाँ होती है, हमारे शरीर की अलग-अलग कार्य प्रणालियों के लिए, जो कि हमारे कई सारे और कार्य भी करते हैं, जैसे कि हम लोग शायद इसमें हो, हाँ, जैसे कि कैल्शियम का क्या है कार्य, ये हमारे मांसपेशियों में भी जो है काम करता है। तो जो हमारी मांसपेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं,
उसमें कैल्शियम हमारी मांसपेशियों को ये कार्य करने में मदद करता है, जो हमारी फैलने और सिकुड़ने का मांसपेशियों का काम है वो कैल्शियम की मदद से ही होता है। और बाकी अगर जो सेल होता है कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ होता है, अगर किसी सेल के अंदर बाहर आना है या अंदर आना है या बाहर जाना है, तो उसमें भी हमारे को ये हमारा कैल्शियम मदद करता है कि जो आवागमन पे। ठीक है, फिर हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, उनमें भी हमारा जो भी जो मैसेज होता है, संदेश होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में भी कैल्शियम की मदद होती है। ये सारे हमें बहुत ही मदद करते हैं और हमारा खून को जमने में भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारा फास्फोरस जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कार्य करता है। तो वो भी इसके साथ साथ हमारा वो हमारे जो रक्त में रक्त में बेसिकली जो अ, हमारा जो वसा जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड के द्वारा लेके जाने का काम करता है। तो जो हमारे उसमें कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो खून के माध्यम से जो हमारा वसा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, और इसके साथ जो होता है वो कुछ जगह पे सह एंजाइम को एंजाइम्स या सह एंजाइम बनकर हमारे शरीर में चयापचय के जो है भूमिका निभाता है। और इसी के साथ साथ हमारे जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो मतलब आनुवंशिक जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में भी ये मदद करता है। और जो गुण जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, मतलब माता पिता से जो हमारे पास होती हैं जो भी गुण होते हैं, तो ये उस एक तरह से उसमें भी हमारी मदद करता है। दूसरा जो है कि हमारे जो भी ऊर्जा अधिक जो बन जाती है उसको भी ये मदद करता है। तो वाका क्या करता है, जो अधिक ऊर्जा बन जाती है उसको इकट्ठा करने में, संग्रहित करने में भी हमारे फास्फोरस जो है मदद करता है। और हमारी जो जैसे कि हमें जब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो उस समय जैसे आपने अधिक काम किया, मांसपेशियों से अधिक ज्यादा काम किया, तो इस तरह से वो ऊर्जा हमारे को काम आती है। ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? हमें बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, विशेषकर हमारे दूध व दूध से बनी हुई चीजों से, जैसे कि खोया है, पनीर है, दही है। इनमें कैल्शियम बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है। बच्चों को जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों का विकास उसके लिए, हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए, तो वो अपने माताओं से जो है दूध काफी मात्रा में, बच्चे क्योंकि दूध पे डिपेंड रखते हैं, तो वहां से इनको ये सब मिलती है। और बाकी जो सी फूड्स होते हैं, जैसे कि केकड़ा और झींगुर वगैरह होते हैं सी फूड्स में, यहाँ पर भी जो है कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो हमारी वनस्पतियां जो होती है, जो हमारे पेड़ पौधों के जो स्रोत में, तो सबसे जो है रागी, रागी जो स्पेशली साउथ इंडिया में, मतलब आजकल मिलेट्स का अपन कहते हैं, तो रागी बहुत है, मोटा अनाज के रूप में हम इसको मानते हैं, वहां वो बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है। और दालों में भी, जैसे कि चने की दाल है, उड़द की दाल है, और मूंग की दाल, मोठ, राजमा, तिल, सोयाबीन, ये भी हमारे कैल्शियम के अच्छे स्रोत जो है माने जाते हैं। और जो हमारे कुछ जो होते हैं ये हरी पत्तेदार सब्जियां जी जो है उनमें भी, और गिरियां जो होती हैं, जो बीज होते हैं, जिनमें भी हमारे जो तिल का तेल है, जैसे, क्योंकि तिल में भी हम कैल्शियम बहुत अच्छा मान के चलते हैं, उनमें भी होता है। और नारियल, बादाम, अखरोट वगैरह में भी, जो मतलब इस तरह के जो तेल होते हैं उनमें भी पाया जाता है। और ये हमारे को बेसिकली जो फास्फोरस के जो हमारे हैं, वो हमारे को भी प्रोटीन और कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी अच्छे से जरूरत होती है। तो वो हमारे को अंडा, जो पोल्ट्री है, मछली है, दूध से बनी चीजें, वहां से भी हमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में, और जो सीरियल्स जो होते हैं, अनाज होते हैं, वहां से भी हमें बहुत अच्छे से मिलता है। तो कैल्शियम बेसिकली उसके मदद के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन डी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये मदद करते हैं कि वो हमारे शरीर में अच्छे से उपस्थित रहे। और कैल्शियम के अवशोषण को ये वाले जो हैं तत्व हैं, ये मदद करते हैं। अगला है हमारा सोडियम। सोडियम के को सभी शायद जानते होंगे।
तो ये भी अच्छी मात्रा में हमें चाहिए होता है। तो ये लगभग 120 ग्राम हमारे शरीर में चाहिए होता है। और ये बेसिकली हमारी जो कोशिका के, इसमें शायद पिक्चर हो, हाँ, अंदर और बाहर के जो तत्व होते हैं आप देख रहे होगे ना, तो उनमें इसकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारे जो एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो बोलते हैं, जहां पे आप देख रहे हो इंट्रा जो सेल के अंदर का है और बाहर का है, तो उनके अंदर जो अनुपात सही रहे तो वो कैल्शियम का काम होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर ये द्रव्य जो बाहर है, जो उसके अंदर जो ऐसे आयंस ज्यादा हैं या अंदर वाले में कम है, तो वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेके जाने में फिर ये है उनको मदद करता है। तो हमारा जैसे कि ब्लड प्लाज्मा को हम देखेंगे, अगर आपको देते हो एक ब्लड सेल अंदर अगर होता है बाहर होता है, तो प्लाज्मा और हमारे सेल के अंदर, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है मैम। किसी का मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप चेक करिए, क्योंकि बाकी सब लोग कह रहे हैं। उनको आप दोबारा से लॉगिन करके देख लीजिए, ठीक है। तो सोडियम का जो काम है, हमारे जो द्रव्य होते हैं उनको जो है उनके अंदर जो है समानता मदद करता है, जो उनका बैलेंस बनाता है, कि जो हमारे द्रव्य जो होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर और उनके बीच में जो है एक बैलेंस बना रहे। नहीं तो क्या होगा, या तो सेल जो है सिकुड़ जाएगा, उसके अंदर के द्रव्य बाहर चले जाएंगे। अगर जो वो प्रेजेंट अगर कहीं पे ज्यादा होगा तो वो सूज जाएगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा। तो सोडियम हमारे इन चीजों को बैलेंस जो है करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कई बारी जो हाई बीपी जिनको होता है उनको हम नमक, क्योंकि हमें नमक से प्राप्त होता है, तो कम खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से अंदर का जो लिक्विड बढ़ने के चांसेस की वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे शरीर में अम्लता और एल्कलिनिटी को बोलते हैं क्षार क्षार। हाँ, अम्लता और क्षार। तो अल्कलिनिटी और एसिडिटी को भी बैलेंस करता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस से थोड़ा सा क्या रहता है, हमारे सोडियम जो होता है ये हमारे क्षार बनाने का, शरीर के जो जितने भी द्रव्य होते हैं उनको क्षार बनाने में की क्षमता रखता है। तो जितने भी उपस्थित हमारे शरीर के अंदर द्रव्य हैं, उनके अंदर हमारे बहुत और भी बहुत सारी चीजें द्रव्य रहते हैं जो कि हमारे शरीर को अम्लीय बनाते हैं। लेकिन सोडियम की प्रेजेंस से हमारे शरीर के अंदर क्षारता ज्यादा बनती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो जैसे क्लोराइड वगैरह होते हैं, ये बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर को क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाने की वो करते हैं। जैसे ना अनदर क्लोराइड प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स मेक देम एसिडिटी, बट जो सोडियम की प्रेजेंस की वजह से वो एसिड को नलिफाई करके अल्कलाइन बनाता है और हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो मैसेज जो हमारे नर्व सेल्स में जो जाते हैं, जो संदेश एक नर्व से दूसरी नर्व पे जाता है, उसको में भी ये मदद करता है, क्योंकि वहां पे हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स एक होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज को लेकर जाते हैं। वो मैसेज को लेकर जाने का आने का काम कुछ आयंस करते हैं, और वो आयंस जो होते हैं हमारे कैल्शियम होते हैं, सोडियम होते हैं। इस तरह से जो मैसेज एक दूसरे से जाता है। साथ ही साथ ये भी हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ने में मदद करता है, संकुचन में मदद करता है, और कोई भी जो भी द्रव्य के उसमें जो हमारे अंदर या बाहर जाते हैं, ये उनके ऊपर जो है नियंत्रण करता है। तो ये प्राप्त कहाँ से होता है हमें, ये हमारे को कहाँ से प्राप्त होगा, हमारा टेबल सॉल्ट, मतलब हमारे जो घर में जो आपके जो नमक है ये उसी से होता है। तो नमक बेसिकली किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड। और हमारे भोजन का मुख्य जो स्रोत जो सोडियम है ये वहीं से मिलता है। एक चम्मच चाय जो होती है हमारी, उसमें हमारा लगभग लगभग जो सोडियम होता है 2000 मिलीग्राम होता है। मतलब 5 ग्राम अगर आपकी जो क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी होती है नमक की, तो उसमें हमें 2000 मिलीग्राम, ये 1 टीस्पून मतलब 5 ग्राम जो नमक होता है उसमें 2000 मिलीग्राम आपका सोडियम जो है आपको मिलता है। इसके अलावा वो और कहाँ कहाँ से मिल जाता है, वो हमें दूध से भी मिलता है। हमारे अंडे जो सफेद पार्ट जो अंडे का होता है हमारा, जो उसमें मांस, मुर्गा, मछली, इन सब से मिलता है। ये हमारे जो है
पशु जनित जो है पदार्थ होते हैं, और वनस्पतियों से ये हमें हरी पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक, मेथी वगैरह में और दालों में भी ये हमें मिलता है। तो ये हमारे मुख्य जो थे मिनरल्स हैं, जो कि ज्यादातर, इसके बाद ब्लैंक है स्लाइड्स, मुझे ही दिख रही है या आपको भी ब्लैंक ही दिख रही है? ब्लैंक ही है मैम। ब्लैंक आ रही मैम। फिर मुझे आपको सिर्फ मुंह जबानी से ही बोलना पड़ेगा, मैं चेक कर लेती हूँ। ये आया है। ये तो कुछ टाइम टेबल्स आया है। न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं, ये हमारे काम की चीजें नहीं है। नहीं, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं देखती हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं है। नहीं। देखती हूँ मैं, एक और मैंने देखी नहीं है कि स्लाइड में क्या है, परंतु अभी हमारा थोड़ा पोटेशियम के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। यस, इसमें है, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा। वो भी हमारी उसी में ही चल रही थी, इंग्लिश में ही चल रही थी ना, तो कोई बात नहीं। जी। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो बेसिकली हमारा सोडियम से की अपेक्षा में ये बेसिकली जो हमारा इसकी जो होती है दुगनी मात्रा में इसकी जरूरत होती है। और ये मात्रा लगभग हमारी जो 250 ग्राम के तकरीबन होती है। ये भी हमारा जो जो हमारी कोशिकाएं होती है ना, उनके अंदर इंट्रासेल्युलर वाले जो द्रव्य होते हैं वहां पर मिलता है। तो पोटेशियम भी हमारे जो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। ये भी हमारे जो भी कोशिका के अंदर और बाहर के जो द्रव्य हैं, सोडियम के साथ साथ ये भी हमारे जो है बैलेंस बनाता है। ये उनको नियंत्रण करता है कि सोडियम जो है वो बाहर बेसिक पाया जाता है और ये अंदर पाया जाता है। तो दोनों मिलके हमारे जो है, हमारे जो द्रव्यों का जो बैलेंस करते हैं, मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड आपस में बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। नहीं तो सेल में मैंने बताया था क्या होगा, या तो सिकुड़ जाएगा, सूज जाएगा, तो उसको करते हैं। साथ ही साथ फिर ये एसिडिक और एल्कलाइन और एसिडिटी को ये भी मेंटेन करता है सोडियम के साथ साथ। ठीक है ना? तो सोडियम जो है हमारा वो भी क्या होता है, एल्कलाइन होता है। और हमारा जो पोटेशियम भी एल्कलाइन होता है। और हमारा क्लोराइड जो होता है वो हमारा एसिडिक होता है। तो ये भी हमारे को बहुत ही उसमें मदद करता है। और साथ ही साथ ये भी हमारी मांसपेशियों को सिकुड़ने में ये भी मदद करता है। ठीक है? तो पोटेशियम बेसिकली ये हमें एनिमल्स में से जो हमारे मीट, मांस, मच्छी वगैरह होते हैं उनमें भी मिलता है। इधर सोर्सेज ऐसा नहीं लिखे हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी ये बहुत अच्छे से मिलता है। और सबसे अच्छा जो पोटेशियम आपको कहाँ मिलता है, जब आपको दस्त वगैरह लग जाते होंगे, बहुत ज्यादा लगता है हमारे शरीर को, है ना, बैलेंस करने के लिए नीम, वो हमारा जो नारियल पानी जो होता है पीते हैं ना हम लोग, तो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो रहे बने हुए। तो नींबू पानी कह रही हूँ बार बार, नारियल पानी का बहुत अच्छा स्रोत है। और हमारे काफी फल और सब्जी में भी अच्छे से पाया जाता है। और हमारे जो है साबुत अनाजों में भी।
उसके बाद जो हमारा होता है क्लोराइड, जो कि हमारे जो हम बार बार कह रहे थे, ये क्लोराइड जो होता है ये भी इसी के साथ साथ हमारे सोडियम और पोटेशियम के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी हमारे जो द्रव्यों का जो है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर, उनको भी ये बैलेंस करता है, लेकिन ये उन दोनों से कम मात्रा में जो है पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये हमारा एसिडिक बनाता है ना। तो इसीलिए जो उनके साथ ये मिलके हमारा जो है बैलेंस करता है। तो सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम हमारा एल्कलाइन है, क्लोराइड हमारा एसिडिक है, दोनों मिलके जो हमारे नमक में पाए जाते हैं। तो बेसिकली वो ही बैलेंस करने के लिए ही हमारे करते हैं। और ये मेनली हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें नमक से ही हमारा जो है प्राप्त होता है। ठीक है। तो बहुत जो कॉमनली जो हमें जो मिनरल्स चाहिए होते हैं ये हमारे हैं। इसके अलावा जो हम बात करेंगे, एक मैग्नीशियम और है जो कि हमारे दांतों के लिए और हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये भी बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो ये भी हमारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को आने जाने में मदद करता है। कुछ हमारा ये मेटाबॉलिज्म में काम करता है और हमारी मांसपेशियों को मसल्स एक्टिविटी में भी मदद करता है। ये भी बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। और ये हमें जो है ना गिरी वाली जो चीजें होती है वहां से बहुत मिलता है, जैसे मूंगफली, काजू, अखरोट, बादाम, उनमें मिलता है। और दालों में भी, साबुत दालें जो स्पेशली जो होती है हमारी, मोट, राजमा, सोयाबीन, उनमें भी मिलता है। और अनाजों से भी ये हमें बहुत ही प्राप्त होता है। ठीक है। अरे अल्काइन क्या है मैम? हाँ जी। अल्काइन, अल्काइन दो वर्ड। एल्कलाई, यस मैम। एल्कलाई क्षार और अम्ल, दो चीजें होती हैं। पीएच से हम मेंटेन करते हैं। एक हमारा एक स्केल होता है, पीएच स्केल बोलते हैं। कोई भी लिक्विड होता है तो उसका हमें ये देखना होता है कि वो एसिडिक नेचर में है, अम्लीय नेचर में है, या एल्कलाइन नेचर में होता है। तो न्यूट्रल जो होते हैं वो हमारा 7 होता है। 7 अगर जो हमारा पानी है वो हमारा न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना एल्कलाइन है, तो उसका पीएच आप पानी का देखोगे तो 7 मिलता है। और अगर आप कम की तरफ जाओगे तो वो चीज एसिडिक हो जाती है। जितने भी एसिड्स होते हैं आप देखोगे तो वो हमारे उनका पीएच जो है उससे कम होगा, जिनका ज्यादा होता है वो एल्कलाइन नेचर में होते हैं। एल्कलाइन जो है वो क्या होते हैं, हमारे क्षारीय होते हैं। और एसिडिक उसको हम हिंदी में अम्ल होते हैं। वो प्रॉपर्टीज और बहुत ज्यादा उसमें होती है, लेकिन सिंपल उसमें आप इतना समझ सकते हो। जैसे कहते हैं ना, क्या खा लिया, मुझे तो बहुत एसिडिटी हो गई है, क्या करते हो, इनो पियो। तो वो इनो क्या है, वो एल्कलाइन है, वो उस एसिडिक को नलीफाई करने के लिए आप लेते हो। ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो आपको बॉडी के अंदर एसिडिक को बढ़ा देती हैं, तो उससे जो भी हमें कुछ आपको फील होता है, आपको बहुत गर्मी सी लगेगी, जलन सी मचेगी, और कुछ होती है आहा ठंडा ठंडा कूल सा, है ना, इफेक्ट देती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज होती हैं इसी तरह से। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, नारियल का पानी पीते ही आपको कितना कूलिंग इफेक्ट, बहुत एनर्जेटिक सा भी लगेगा, तो वो एल्कलाइन इफेक्ट बॉडी के अंदर देती है। तो इस तरह से उनकी इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एसिडिक टाइप का हो जाएगा तो हर चीज में उस तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी, तो एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा जो है हमारा जो है एल्कलाइन की तरफ स्लाइटली रहता है, कुछ चीजें स्लाइटली एसिडिक की तरफ भी रहती हैं, और उनको बैलेंस हमें करना होता है ताकि हमारा शरीर जो है ठीक से काम करे। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट जो हम ले लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जो कम मात्रा में चाहिए, वो है हमारा आयरन। इसमें नहीं है, शायद लिखा हुआ उसमें होगा। आयरन, जैसे आपको सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमारे शरीर में टोटल जो आयरन की जो कितनी वो मात्रा चाहिए, सिर्फ 3 से 5 ग्राम चाहिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें जो है अनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। और वैसे तो ये सारे शरीर में पाया जाता है, आयरन भी ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर 75% है तो पूरे शरीर में 25% पाया जाता है। और ये हमारे जितने भी
ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, उनमें ये हमारे बनाने में मदद करता है। और कुछ हमारे ऑर्गन्स में भी अच्छे से प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जाकर हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, मृत सेल्स जहां पर इकट्ठे होते हैं, जैसे कि स्प्लीन में, वहां पे बहुत अच्छे से होता है। तो लोहे तत्व का जो बेसिकली का क्या काम है, ये हमारा जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, बेसिकली उसका काम होता है कि जो हम ऑक्सीजन अपने पर्यावरण से अंदर लेके जाते हैं, वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने अंदर पकड़ता है और उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है, और वो ऑक्सीजन फिर हमें ऊर्जा बनाने के काम आती है। तो इसलिए लोहे का बहुत जरूरी है उस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, ताकि हमारा शरीर ठीक से काम करे। अगर इसमें कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी, तो हमारे शरीर जो है वो अनेमिया जैसे रोग से ग्रसित हो जाएगा। शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी होगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, तो इस तरह की जो है हमारे बीमारियां हो जाएंगी। तो मुख्य रूप से हमें वहां पर चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे मांसपेशियों में भी जो है इसमें मदद करता है। मांसपेशियों में भी एक हमारा मायोग्लोबिन करके हमारा जो एक तत्व होता है, जो कि सिकुड़ने में मदद करता है मांसपेशियों को, हमारे जो है जो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनको भी बनाने में मदद करता है। तो ये हमारे आयरन का बहुत ही है। तो अगर कम होता है तो जैसे मैंने बताया अनीमिया हो जाता है। अनीमिया के फिर लक्षण बहुत होते हैं, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन वगैरह, है ना। तो इस तरह के हमारे को जो है प्रॉब्लम होती है। और सबसे अच्छा जो स्रोत क्या है आयरन का, कहाँ से मिलता है हमें, कौन बताएंगे? पालक से। यस, पालक हम उनको बोलते हैं, लेकिन पालक के अलावा हमारे जो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सरसों का साग जो है, अरबी के पत्ते हैं, पुदीना है ना। और जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, रागी है, रागी में कैल्शियम का भी सोर्स हम अच्छे से मान के चलते हैं ना। और ज्वार है, ये भी हमारे बहुत, और जितनी भी साबुत दालें हैं उनमें भी होता है, सोयाबीन में भी होता है। और अगर हम देखते हैं गुड़, गुड़ भी बहुत अच्छा जो हम मानते हैं। और कुछ फल जैसे कि अनार वगैरह में भी आप मानते हैं कि उसमें लोहे के तत्व होते हैं। बीट रूट जो है ना, ऐसे ऐसे जो हमारे भोजन के हैं, इनमें हमें ये अच्छे से प्राप्त होता है। तो इसके बाद एक और हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा जब आप कभी नमक खरीदने गए होंगे, वहां पे या एड वगैरह में कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है ना। तो आयोडाइज सॉल्ट मतलब उस नमक में, नमक किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड से, उसमें थोड़ा सा आयोडीन भी मिला हुआ है। तो नमक में हमारे आयोडीन मिला दिया जाता है, जिसे कि हम आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। और ये आयोडीन बेसिकली बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए होता है, लगभग 20 से 25 मिलीग्राम ही चाहिए होता है। और ये किस लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि होती है, एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के लिए हमारा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसकी एक्टिविटी के लिए। अगर आयोडीन हमारे शरीर में की कमी होगी तो हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा। और थायराइड ग्लैंड का क्या काम है, थायराइड ग्लैंड का काम है वो थायराइड बेसिकली थायरॉक्सिन एक हमारा हार्मोन बनता है, और वो थायरॉक्सिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का चयापचय जो है जो कार्य होता है, अगर इस ये ठीक से कार्य नहीं करेगा तो हमारा शरीर ठीक से जो है वृद्धि नहीं करेगा। तो हो सकता है कि अगर जिसको थायराइड की हो, उसकी मानसिक वृद्धि ना हो या शारीरिक वृद्धि ना हो, आपने देखा होगा वो उनकी जो है हाइट कम रह जाती है, या बेडौल से शरीर के होते हैं, है ना, नाटे से रह जाते हैं, और भी कई तरह की होती है। खैर हम उसमें, और कई बार देखा होगा उनका गला बहुत मोटा हो जाता है, गॉइटर की बीमारी जो हम क्या बोलते थे, घिंगा रोग जो हमारा हो जाता है ना, यहाँ पर लिखा है गोइटर, अगर ज्यादा एक्टिविटी होती है तो ये हमारे आयोडीन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आयोडीन बेसिकली हमारे जो मुख्य रूप से हमारे को मिल जाता है, हम नमक में तो मिला ही लेते हैं, लेकिन
आयोडीन की मात्रा बेसिकली वहां पर ज्यादा निर्भर करती है जहां पर जिस मिट्टी में हमारे सब्जी वगैरह उगती हैं। तो जितने भी हमारे जो समुद्र के पास की जो सब्जियां उगाई जाती हैं या वहां पे जो भी हम पशुजन्य आहार हम लेते हैं तो वहां से प्राप्त हो जाता है, अलग से उसमें आयोडीन डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जो है वहां की मिट्टी, उधर के पानी में ऐसा होता है कि वहां पे उन सब्जियों में जो है आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसीलिए ये अलग से जो है मिला के दिया जाता है बेसिकली। लेकिन जो तटवर्ती इलाके जो होते हैं, जो समुद्र के पास वाले होते हैं, वहां की जो मिट्टी और जल में जो है जो जो भी सब्जियां उगाई जाती है वहां पे अच्छी मात्रा में बेसिकली आयोडीन प्राप्त उनको हो जाता है। और पशुजन्य जो आहार हमारे, जैसे कि अंडा है और दूध से बने पदार्थ है, मीट मांस वगैरह है, इनमें भी हमारे मिल जाता है। सी फूड तो है ही फिर बहुत अच्छे सोर्सेज, क्योंकि सी फूड जैसे अभी हमने बात करी समुद्र के पास में, तो सी फूड में भी हमारा आयोडीन बहुत अच्छे से मिल जाता है। जैसे कि जो क्या खाते हैं, झींगा है ना, फिश वगैरह, वॉट एवर, जो ये जो चीजें होती है यहाँ से आपको अच्छे से प्राप्त हो जाता है। और हमारे को अगर नहीं प्राप्त ठीक से होता है तो गाइटर है, आपके रिप्रोडक्टिव डैमेज भी हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म, आपके थायराइड के रोग जो है आपको हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं आपको खनिज जो है को पढ़ने की, समझने की ज्यादा आवश्यकता थी। तो आज ये हमारे यहीं पर ही इनके बारे में पढ़ा है। अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। वैसे एक स्लाइड और मैं जरा सा देख लेती हूँ। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ये स्लाइड शायद खोल रखे थे मैंने। मेरे ख्याल से अभी तक सबको शायद ठीक से समझ आया होगा। अभी हमारा पूरा ऐसा तो डाइट का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम्म। अच्छा, एक ये और हम देख लेते हैं। हमने फाइबर के बारे में शायद करी थी कि नहीं करी थी? एक फाइबर के बारे में भी मुझे ये रेशे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में, जो आ, उनका होना बहुत जरूरी है। तो जो रेशे जो होते हैं ये हमारे, मैंने शायद इनके बारे में बोला था परंतु देख लेते हैं। तो ये हमारे जो जो फाइबर होता है, रेशा होता है, रफेज भी हम इसको बोलते हैं, ये हमारे शरीर में से गंदगी निकालने का ज्यादा काम करते हैं। ये हमारे शरीर में ना, इनको ये सोख तो पाते नहीं है, लेकिन जब ये हमारे खाने के साथ, जब हमारे इंटेस्टाइन्स में, मतलब हम, एक मिनट ऊपर देखती हूँ, ये जल तो हमने जल तो कर लिया था। हाँ, इधर से ही है हमारा जो फाइबर की बात है। तो इसमें जब हमारा जो गंदगी जो होती है, जब ये हमारे शरीर में सोखते नहीं है, लेकिन जब ये आंतों में पहुंचते हैं
तो वहां पर जो भी गंदगी होती है उसको अपने साथ ले जाके शरीर से बाहर निकालते हो। जैसे कि आपने देखा होगा सुबह जब भी आप उठते अपने घर में क्या करते हो, झाड़ू जैसे करते हो, झाड़ू क्या करती है, अपने साथ सारा कूड़ा लेके चली जाती है, आप उसको करते रहते हो। तो ऐसे ही ये जैसे झाड़ू में इस तरह के फाइबर्स होते हैं, ऐसे ही आप मान के चलिए आपके खाने में ये फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी सारी गंदगी को जो है उठा के और हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये हमें साबुत अनाज जैसे होते हैं उनमें जो कि मतलब छिलका जो भी आप लेते हो, कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भी फल आप छिलके के समेत खा सकते हो उनको लेना चाहिए। साबुत अनाज जो छिलके वाले अनाज हैं उनको लेना चाहिए। मतलब अब ऐसे नहीं कि जैसा कोई कहेगा कि नारियल ही आप उसके साथ लेना शुरू कर दो, नहीं, जो मतलब आप खा सकते हो वो वाले, है ना, तो वो वाले हमें अपने उसमें लेना चाहिए। तो घुलनशील फाइबर्स जैसे हमारे ओट्स है, मटर है, बीन्स है, सेब है, सेब होते हैं ना यूजुअली हम ऊपर का ही छिलके के साथ खा सकते हैं, खट्टे फल हो गए, गाजर है, जौ है ना, ये सारे हमारे घुलनशील फाइबर। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे शरीर को ये सोख नहीं पाते, लेकिन वो हमारे पेरिस्टालिस मूवमेंट, जो हमारी आंतों का जो मूवमेंट होता है उसको ये बढ़ा देते हैं। तो साबुत अनाज वगैरह जो हमारे, और गेहूं का आटा, तो ये हमारे होने चाहिए, घुलते नहीं है लेकिन ये हमारे शरीर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी टॉक्सिन्स को निकालने का, ठीक है ना। तो ये इसके साथ साथ कब्ज से राहत प्रदान करते हैं, हमारी जो आंतों का जो स्वास्थ्य है वो बने रहता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी जो है ये कम करते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे आंतों में जब लिपोप्रोटीन या जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं ताकि वो अंदर हमारे रक्त के अंदर एब्जॉर्ब ना हो। तो ये हमारे इस तरह से कई कार्य करते हैं, और जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसको भी कंट्रोल करने की मदद करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, उनको जिनको भी डायबिटीज होती है, मधुमेह वालों को बोलते हैं कि आप जो है 5 अनाज का आप खाना खाइए, या आप जो है चने की रोटी खाइए, गेहूं में चने की मात्रा ज्यादा मिलाइए, है ना, इस तरह के, कि उससे क्या होता है कि उनके जो शुगर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और उनको एक सटाइटी फील भी आ जाती है, और उससे इनका बहुत इफेक्ट आता है। तो पुरुषों में जो कि यहाँ पे उम्र के हिसाब से बताया कि जो 50 या उससे कम के हैं उनको 38 ग्राम का लेना चाहिए, उनसे अधिक वालों को 30 ग्राम का लगभग इनटेक होना चाहिए। आजकल तो ना स्पेशली आपने देखा होगा लोग बहुत अलग से जो है चोकर लाके कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में खुद भी ध्यान रख सकते हैं रिफाइंड वाली चीजों का प्रयोग कम से कम करके, क्योंकि जितना ज्यादा रिफाइंड वाली चीजें लाओगे उसने उतना ही हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा कम मिलेगी। और औरतों में जो अगर 50 से कम है तो 25 ग्राम होनी चाहिए, अगर उससे अधिक है तो 21 ग्राम होने चाहिए। जो स्रोत हमारे हैं साबुत अनाज है, फल है, सब्जी है, बीन्स है, मटर, अनार, जो भी फलियां हैं। हाँ, अभी अब हम बात करेंगे बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई बेसिकली हमारा बॉडी मास इंडेक्स है। बॉडी मास इंडेक्स हमारे शरीर के अनुपात को बताता है कि हमारा शरीर का वजन हमारे शरीर के जो हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या हमारा वजन जो है ठीक है, जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली, मेरी उम्र के अकॉर्डिंगली, उम्र का भी थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आता है। तो बीएमआई बेसिकली जो है अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है, तो अलग अलग जेंडर के हिसाब से भी हो सकता है। औरतों का जो थोड़ा सा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बीएमआई होता है, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका भी थोड़ा सा जो है ज्यादा होता है यंगर एडल्ट्स के कंपैरेटिवली। तो बीएमआई ये एक तरह का टूल है जिससे हमें ये पता चलता है कि मोटापा है या अभी हम बॉर्डर लाइन पर हैं या अंडर वेट हैं। लेकिन ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग टूल। इससे हम अपना जो है अनुपात है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका ये फॉर्मूला है कि हम बीएमआई लिखते हैं तो उसके ऊपर हम लिखेंगे वेट। वेट हमारा किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। और उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? आप भाग करेंगे। किससे? आप अपनी हाइट से, आपकी कितनी लंबाई है, और उसको हम करते हैं मतलब डबल में करते हैं। तो मीटर स्क्वायर कह लो, या इन मीटर्स में हाइट को जो है डबल, स्क्वायर लिखा हुआ है ना ऊपर, ये जो दो है, हाइट को स्क्वायर में, ऊपर वेट किलोग्राम में, नीचे हाइट मीटर में। ये फॉर्मूला आप जरूर इसको देख लें,
क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसा बता देंगे इतना वजन है, इतना है, तो आप उसका बीएमआई कैलकुलेट करिए तो कितना हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखिए कि वजन आपका किलोग्राम में होगा, हाइट आपकी मीटर में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी। तो उससे फिर हम जो है अपना देखेंगे कि आपका बीएमआई जो कितना है। उस बीएमआई की फिर एक रेंज होती है, उस रेंज से आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मल है, या आप ओवरवेट हो, या आप ओबीज हो, या अंडरवेट हो। और बीएमआई आपके हेल्थ स्टेटस को भी बताता है, लेकिन कुछ बीमारियों में ये थोड़ा सा जो है चेंज भी हो सकता है। एज का फर्क है, या आपका क्या काम करते हो उसका भी फर्क आता है। और बीएमआई हमें यह भी बताता है कि हम बीएमआई से हमें पता चल जाता है कि हमें कोई चांसेस तो हैं किसी बीमारी को होने के, जो है चांसेस हैं कि नहीं है। तो जैसे अगर कुछ कंडीशंस में अगर आपका वजन ज्यादा आता है, या आप मोटापे की तरफ होते हो, तो ऐसा माना जा सकता है कि आपको हृदय के रोग हो सकते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको जोड़ों की समस्या है, कैंसर या डायबिटीज जैसे रोगों की होने की संभावना होती है। उसके बाद अब इसका जो है जो इसका इंडेक्स जो है, नॉर्मल कितना है 18.5 से लेके 24.9। अगर इसके अंदर जो आप अपना कैलकुलेशन करते हो अपने वेट का, अपने हाइट के अकॉर्डिंगली, अगर आपका इसके अंतर्गत आपका जो आता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपके शरीर का जो आपकी हाइट और वजन के साथ बिल्कुल सही अनुपात है। परंतु अगर आपका 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब आपका वजन कम है। और अगर आपका 25 से लेके 29.9 तक का आता है तो आपका क्या है, बताइए, कोई भी ओवरवेट है। और अगर वो हमारा 30 से ऊपर होता है तो 30 में भी हमने ओबेसिटी मोटापे के 3 क्लासेस बताई गई हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो उसके भी अलग अलग है। तो इस इंडेक्स से हमें ये पता चलेगा कि कोई ओवरवेट है, या ओबीस है, या अंडरवेट है, या बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो हमारी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी बॉडी, ये था हमारा बॉडी मास इंडेक्स था, ये हमारा एक बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए, हम कोई भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इससे ये हमें पता चलता है बीएमआर से कि जो एनर्जी बन रही है वो हमारे शरीर के एक्टिविटी के लिए, हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, उन सब के लिए हमें जो है चाहिए ही होती है एनर्जी। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा शरीर का जो पाचन क्रिया है, तो एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में, और इसका जो यूनिट है बेसिकली वो क्या है, किलो कैलोरी। और उसी को ही हम जो किसी भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको भी हम किलो कैलोरी में ही गिनते हैं। जैसे कि हमें पता था कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, एनीवन बताइए। 4 किलो कैलोरी, यस, लिख के भेजा है 4 किलो कैलोरी। तो हम उसमें कहते हैं किलो कैलोरी में। तो हम ये हमें एनर्जी को काउंट करने का जो हमारा ये यूनिट है, ठीक है ना। तो जो भी हम भोजन हम खाते हैं वो, उसको जब हम पचाते हैं तो वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारे को जो भोजन से, किसी पदार्थों से जो भी हमें किलो कैलोरीज मिलती हैं, उसको हम लेबोरेटरी में भी मेजर करते हैं। तो उसको करने के लिए बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। और बाकी हम अपने फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यूज, मतलब हम कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हमने पूछा था कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम से हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और वो जो वसा है वो हमें 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम से हमें ऊर्जा को प्रदान करता है। तो ये बैलेंस हमारा होना चाहिए, जितनी ऊर्जा बन रही है उतनी कंज्यूम भी होनी चाहिए, उतनी आप उसको खर्च भी कर रहे हो। अगर ये अनुपात गड़बड़ा जाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। क्या होगी, अगर बैलेंस है, आपने जितनी ऊर्जा बनाई, जितनी ऊर्जा खर्च हो गई, आपका बिल्कुल शरीर का अनुपात भी सही रहेगा, आपको सब कुछ ठीक, कार्य ठीक रहेंगे। पर ऊर्जा बन तो बहुत रही है, जरूरत से ज्यादा सारा दिन बैठे बैठे खा रहे हो, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी, वसा इकट्ठा होता रहेगा इन द
और क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। लेकिन कई बारी होती है इतना आपने ऊर्जा का स्रोत तो दिया नहीं, ऊर्जा इतनी बनी नहीं, पर काम जरूरत से ज्यादा ले लिया, तो क्या होगा, आपका शरीर का अनुपात सही नहीं होगा, आपका वजन कम हो जाएगा। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली हम डेली जो भी हम काम करते हैं, जितनी हमारी कैलोरीज जो होती हैं जो हमारी काम कर रही हैं, तो उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट में देखते हैं। तो एक होता है कि आपने कुछ भी काम नहीं किया, सारे दिन ऐसे ही एकदम जैसे शवासन में आराम से बैठे हो, तो उस समय हमारी कितनी ऊर्जा लगी, वो होता है हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। और एक होता है कि नॉर्मल आप काम कर रहे हो अपने, है ना, एक होता है कि बिल्कुल रेस्टिंग वाला है, और एक होता है नॉर्मल जो भी हम अपना डेली टू जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी करते हैं, वो हमारा होता है जनरल बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है ना। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ एकदम से ज्यादा काम कर लिया, तो क्या होगा, आपको ऊर्जा ज्यादा उसमें लग रही होगी, तो ये हमारा वहां पर क्या होगा, हमारा बीएमआर ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। जो ऐसे काम करते हैं तो बीएमआर ज्यादा हो जाएगा। और जैसे कुछ हार्मोन्स है हमारे, अभी हमने देखा था थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। अगर कुछ रोगों में अगर हमारे थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, बढ़ गया तो हमारा बीएमआर भी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, उससे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये कम हो जाता है, हार्मोन स्लो चल रहे हैं, इतनी वो नहीं हो रही, तो हमारा बीएमआर भी लो होगा। तो बीएमआर का इफेक्ट हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे भी होता है। अगर ज्यादा गर्मी है तो भी बीएमआर चेंज होगा, और कम में भी हमारा जो है बीएमआर कम या ज्यादा उसी के हिसाब से हो जाएगा। पुरुषों में और महिलाओं में भी फर्क पड़ता है। मेल्स का ऑब्वियसली थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक इस तरह का होता है, मस्कुलाइन होते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, तो उनका बीएमआर ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली फीमेल्स उनका जो है कम होगा। एज का भी फैक्टर पड़ता है, जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो आपका बीएमआर स्लो होता चला जाता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा बनती है इतनी यूटिलाइज नहीं होती है। सरफेस एरिया का भी बहुत फर्क पड़ता है, मतलब आपका शरीर कितना फैला हुआ है। अगर कोई लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, तो कार्य करने के उससे भी आपका ये बहुत ही इसका इफेक्ट आता है। अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं, इसका भी बहुत इफेक्ट आता है। स्ट्रेस है, कोई बीमारी है, तो आपके हार्मोन एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो वही आपको, अगर कोई आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका बीएमआर बढ़ जाएगा। फास्टिंग रख रहे हो तो भी आपका जो है बीएमआर क्योंकि स्लो हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन का वो नहीं होगा। तो ये आज हमारा पूरा डाइट और न्यूट्रिशन का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। और अभी भी फिलहाल किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आशा करती हूँ कि आपको सभी जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप आमंत्रित हैं।